नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम कृषि को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कृषि के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उनको आज से हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो कृषि का आपका सिलेबस है, कृषि का सिलेबस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि से आपके एग्ज़ाम में लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ज़रूरी हो सकते हैं, उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं कृषि के। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो आपका वीडियो है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के फसलों को किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो फसलें जो होती हैं 3 कैटेगरी में आती हैं। एक होता है आपका खरीफ की फसल, उसके बाद रबी की फसल और उसके बाद आती है आपकी जायद की फसल। तो इनके अंतर्गत खरीफ की फसल के कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, रबी की फसल से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैंने यहाँ पे सब नोट डाउन किया हुआ है। इनको आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे खरीफ फसलों के बारे में। इनकी जो बुआई होती है जून से जुलाई के महीने में खरीफ की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई होती है जून से जुलाई के मध्य, और इनकी जो कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर महीने में हो जाती है। इसके बाद ये आपकी जो खरीफ की फसलें होती है ये वर्षा काल की फसलें होती है, यानी कि रेन सीजन जो होता है, जो वर्षा काल होता है उसकी फसलें होती हैं आपकी खरीफ वाली। और बुआई के समय अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है खरीफ की फसलों को। तो ये भी फैक्ट आप याद देखिएगा। खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसमें धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, तिल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। इसके अलावा आपका ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सभी इंपॉर्टेंट जो आपकी क्या हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी खरीफ की फसलें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद रबी की फसलों की अगर हम बात करें तो आपकी जो रबी की फसलें हैं इनकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर महीने के मध्य और इनकी जो कटाई होती है वो अप्रैल से लेके मई महीने के मध्य हो जाती है। तो इनकी बुआई कब होती है, इनकी कटाई कब होती है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद रबी की फसलों को उगते समय कम तापमान और पकने के समय अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। तथा रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आती है आपकी जायद की फसलें। तो जायद की जो फसलें होती हैं सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है, यानी कि रबी फसलों के बाद और खरीफ की फसलों के मध्य जो भी समय बचता है उसी समय काल में ही आपकी जायद की फसलें उगाई जाती हैं। इनका जो बुआई होती है वो मार्च में होती है और कटाई आपकी जून में हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, इनकी जो बुआई है फरवरी से लेकर मार्च के मध्य हो जाती है और इनकी जो कटाई होती है वो जून में होती है। इनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, करेला हो गया, ये सभी आपकी क्या है, तो ये सभी आपकी जायद की फसलें हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कृषि की विधियों के बारे में। हमने देख लिया कि जो फसलें होती हैं उनको किन किन कैटेगरी में बांटा जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि की विधियों के बारे में। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कृषि की विधि में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जीविकोपार्जन कृषि की। जैसा कि आप को नाम से ही पता लग गया होगा, जीविकोपार्जन कृषि का मतलब हो गया कि ऐसी कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, जीवन जीने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का जो अधिकांश भाग है कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति यानी कि पेट भरने के लिए करता है। तो जैसा कि नाम से ही अभिप्राय इसका लग रहा है कि यह जो जीवन जीने के लिए ही यह कृषि की जाती है। जो कृषक होता है वो अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए इस कृषि को करता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और जो आपकी यह कृषि होती है जीविकोपार्जन कृषि, इसको गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी कृषि पर निर्भर है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अस्थानांतरित कृषि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने को देखने को मिल सकता है। तो यह जो आपकी स्थानांतरित कृषि की विधि होती है और यह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है कृषि की। इसके अंतर्गत
किसी विशेष स्थल की वनस्पति या पेड़ों को काट कर या जलाकर साया साफ कर दिया जाता है और फिर उस स्थान पर कृषि की जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें जो होता है स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि जो कोई विशेष एरिया होता है, विशेष स्थल होता है, वहाँ पर की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, फिर वहाँ की भूमि को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि को हम कर्तन या दहन प्रणाली या पैदा पद्धति भी कहते हैं, जिसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो स्थानांतरित आपकी कृषि होती है और इसका जो प्रचलन है उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्यतः असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सभी जो एरियाज होते हैं इनमें जो है मुख्यतः जो है आपकी स्थानांतरित कृषि देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। तथा भिन्न भिन्न स्थानों पे स्थानांतरित कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा चार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है। एक तरफ आपको राज्य मिलेंगे और एक तरफ स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम मिलेगा। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है स्थानांतरित कृषि को हम कहते हैं झूम या झूमिंग कृषि, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है उसको हम कहते हैं देम्पा, दाहिया या बेबर कहा जाता है। इसके बाद उड़ीसा में इसको हम कहते हैं पामा डाबी या कुमान, मेघालय में इसको कहते हैं हम बोगमा, पश्चिम घाट में इसको हम कहते हैं कुमारी, झारखंड में इसको हम कहते हैं कुरुआ, आंध्र प्रदेश में इसका नाम है पोंदू या पेंडा। इसके बाद राजस्थान में इसको कहा जाता है वाल्टरे या वात्रा और इसके बाद मणिपुर में इसका नाम है पामलू। तो ये सभी इंपॉर्टेंट स्थानीय नाम है स्थानांतरित कृषि के, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है विस्तृत कृषि। इससे अभिप्राय क्या होता है? तो ये इस कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उन देशों में कृषि की यह जो विधि है, यह जो सिस्टम है देखने को मिलता है। यानी कि जितने भी विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया और भी जो भी विकसित देश होते हैं उनमें जो है विस्तृत कृषि की पद्धति देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, बड़े आकार वाले जोतों पर, यानी कि जो आपके विकसित देश होते हैं उन देशों में बड़े बड़े आकार के जो है जोत यानी कि खेत देखने को मिलते हैं और इन बड़े बड़े जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगली विधि क्या है, यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि है। इससे अभिप्राय मतलब क्या होता है, सिंपल सा इसका मीनिंग होता है कि व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी खेती की जाती है उसको हम कहते हैं वाणिज्यिक खेती, कमर्शियल खेती। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी इससे। इसके बाद अगली आपकी खेती का प्रकार आपका है बागानी या रोपण कृषि, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की खेती जो है बागानों तथा कृषि फार्मों पर की जाती है, जिसमें विशेष प्रकार की फसलों या एकल फसलें जैसे रबड़ हो गया, नारियल हो गया, काजू हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, केला हो गया आदि का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार के कृषि को हम कहते हैं रोपण या बागानी कृषि। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। रोपण या बागानी कृषि के अंतर्गत क्या आता है, रबड़ आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, काजू आ जाएगा, चाय आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगा, केला आ जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जैविक खेती की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इस कृषि का जो प्रचलन है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जैविक खेती, तो इसके अंतर्गत खेती में जो है कृषक जो होता है वो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा आदि का प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात इसकी ये होती है कि इसमें जो है केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो होता है वो प्राकृतिक खेती की जाती है। इसके अंतर्गत बिना केमिकल के इस्तेमाल से जैविक खेती में क्या होता है कि इसमें केमिकल का उपयोग जो होता है वो कृषक के द्वारा नहीं किया जाता है। केमिकल उर्वरकों के स्थान पर जो आपका कृषक होता है वो माइक्रोबियल पोषक दाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा का उपयोग करता है। तो सिंपल सी मीनिंग आप याद रखिएगा इसकी। इसके बाद कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायोपेस्टिसाइड यानी कि जैव कीटनाशकों जैसे क्राइसोपा का प्रयोग किया जाता है कृषकों की, यानी कि जैव कृषक नाशकों के स्थान पर यहाँ पे कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों जो कि रासायनिक होते हैं, जो केमिकल
से बने हुए होते हैं उनके स्थान पर बायो पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है किसानों के द्वारा। गोबर खाद कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मिश्रित फसल, अन्य पशु अवशेष, फलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट आदि जैविक कृषि के अन्य तत्व यानी कि जैविक खेती के अंतर्गत जो है इन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गोबर खाद कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, मिश्रित फसल हो गई। इसके अलावा अन्य पशु के जो भी अवशेष होते हैं एवं फलों एवं सब्जियों के जो भी अपशिष्ट होते हैं इनका उपयोग जो है आपका जैविक कृषि में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। और भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व स्तर पर यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। बृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला पहला देश था क्यूबा। इंपॉर्टेंट है। बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो क्यूबा था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन बना था? तो सिक्किम बना था। यानी कि पूरी तरह से जैविक कृषि को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो सिक्किम था। इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है एक्वापोनिक कृषि। इसको क्या कहते हैं देख लीजिए। इस नई कृषि तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधों को उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है। यानी कि पौधों के उत्पादन के साथ साथ जो है जो किसान होते हैं इसमें मत्स्य पालन यानी कि मछलियों का पालन भी साथ साथ करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्वापोनिक कृषि। इसमें जो है एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि करते हैं। मछलियों के अपशिष्ट के कारण टैंक का जो पानी होता है वो पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, जिससे पौधों को पोषण मिलते रहता है। तो ये कृषि की विधि है, इसका नाम है एक्वापोनिक कृषि। इसके बाद अगली कृषि की विधि आपकी है सहकारी कृषि। इंपॉर्टेंट है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य करता है। कृषि उत्पादन बाजार की मांग या स्वयं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो सहकारी कृषि होती है इसमें जो कृषि का उत्पादन होता है वो बाजार की मांग या स्वयं की पूर्ति हेतु किया जाता है। सहकारी कृषि में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल कृषि मजदूर तथा भूमिहीन है। सहकारी कृषि से निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो ये इस कृषि को विधि को भी आप याद कर लीजिएगा। इसका नाम है सहकारी कृषि। इसके बाद अगली कृषि है आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि संविदा कृषि। इसके अंतर्गत जो कृषक होते हैं समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादन कार्य करता है तथा पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पादों को संबंधित कंपनी को एक निश्चित समय अवधि में उपलब्ध करवाता है। इसी को हम कहते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिंपल मीनिंग होती है कि जो भी किसान होता है, जो भी कृषक होता है, वो कंपनी के साथ एक समझौता करता है। उस समझौते के अकॉर्डिंग वो फसलों का उत्पादन करता है तथा उन फसलों को एक समय अवधि के दौरान कंपनी को दे देता है और उसके बदले पैसे ले लेता है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस विधि में कृषक को कंपनी द्वारा नई तकनीक एवं उन्नत किस्म के बीज व उर्वरक एवं परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इंपॉर्टेंट है। यह जो विधि होती है इसके अंतर्गत कृषक जो होता है, जो किसान होता है, उसको जो कंपनी होती है, कंपनी द्वारा नई तकनीक, उन्नत किस्म के बीज, इसके अलावा उन्नत किस्म के उर्वरक, इसके अलावा परिवहन की जो सुविधा है कंपनी देती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जो मैकडोनाल्ड कंपनी है भारत के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश से आलू की, छत्तीसगढ़ से पत्ता गोभी की आपूर्ति संविदा कृषि पद्धति के माध्यम से ही करता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कृषि के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है। तो आपका जो सेरीकल्चर होता है इसके अंतर्गत आता है आपका रेशम कीट पालन। इंपॉर्टेंट है। और एपीकल्चर के अंतर्गत आपका आता है मधुमक्खी पालन। इंपॉर्टेंट है। विटीकल्चर होता है आपका अंगूर पालन से संबंधित। फ्लोरिकल्चर आपका होता है फूलों के उत्पादन से संबंधित। वर्मी कल्चर आपका होता है केचुआ उत्पादन से संबंधित। पोमी कल्चर आपका होता है फलों के उत्पादन से संबंधित। ओलिरी कल्चर आपका होता है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित। पिसिकल्चर मछली उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। एरोपोनिक्स आपका है हवा में पौधे उगाने से। और लास्ट में आपका है हाइड्रोपोनिक्स, आपका जल में पौधे उगाने से संबंधित होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह पार्ट 1 हमारा था कृषि का। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुहैया करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार।
एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेखपाल परीक्षा के लिए हम एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसका जो पार्ट 1 है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बन सकते हैं, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अलग अलग टॉपिक को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो आज हम पहले देखने वाले हैं किसको, फसल और उनसे संबंधित रोगों के बारे में, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनको हम इस वीडियो में पहले टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे। तो पहला आपके सामने फसल क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे आप, गेहूँ। तो गेहूं में लगने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो सेहू हो गया, रस्ट हो गया, गेरुई या रटुआ हो गया, और इसके अलावा करनाल बंट, ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जो गेहूं की फसल में लगते हैं। इसके अलावा धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो खैरा नामक जो रोग होता है वो धान की फसल में लगता है, तथा यह जो खैरा है यह जस्ते की कमी से होने वाला रोग होता है जो कि धान की फसल में देखने को मिलता है। इसके बाद पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, इसके अलावा शीत, झुलसा और ब्लास्ट, ये सभी रोग जो हैं आपके धान की फसल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद मक्का की फसल में कौन कौन से रोग होते हैं, तूली सीता रोग, पत्ते का झुलसा रोग और वाइट बर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपको मक्का की फसल में देखने को मिलेंगे। इसके बाद मूंगफली में आपको देखने को मिलेगा टिक्का और ड्राई रूट रोग। इसके बाद सोयाबीन की फसल में पीला चित्र वर्ण रोग। इसके बाद बाजरा की फसल में कौन कौन सा रोग होता है, तो अरगट, हरित बाली, कंडुआ, ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपकी बाजरे की फसल में लगते हैं। इसके बाद गन्ना की फसल में कौन सा रोग होता है, तो रेड डॉट नामक जो रोग होता है आपको गन्ना की फसल में देखने को मिलेगा। इसके बाद ज्वार की फसल में आपको कंडुआ नामक रोग देखने को मिलेगा। इसके बाद आलू की फसल में आपका पछेता झुलसा और अगेता झुलसा इंपॉर्टेंट है। पछेता झुलसा और अगेता झुलसा, ये दो इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपको आलू की फसल में देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका फसलों से संबंधित रोग का, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे भारत में विभिन्न प्रकार के जोतों का आकार, यहाँ से ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमांत जोत के बारे में। तो 1 हेक्टेयर से कम जोत का जो आकार होता है उसको हम कहते हैं सीमांत जोत। लगभग भारत में 67.10 जो % एरिया है आपको भारत में सीमांत जोत का मिलेगा, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम का। इसके बाद छोटी जोत के अंतर्गत आपका आता है 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत होता है, उसको हम छोटी जोत कहते हैं। इसका हिस्सा कितना है पूरे भारत में, तो 17.91% इसका हिस्सा देखने को मिलेगा भारत में। और द मध्यम जोत का आकार कितना होता है, तो 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के मध्य होता है। इसके बाद मध्यम जोत का आकार कितना होता है, तो 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के मध्य होता है। और इसके बाद बड़ी जोत का आकार होता है 10 हेक्टेयर से अधिक। तो भारत में विभिन्न प्रकार की जो जोतें पाई जाती हैं उनका क्या क्या आकार है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रट लेना इसको। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। हाल ही में आपको बता दूं, और RO-ARO और UPPCS की जो RO-ARO की परीक्षा होती है उसमें जो है इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न था, तो छोटी जोत का आकार पूछ लिया गया था RO-ARO 2021 की परीक्षा में। तो इसी कारण से जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर से जुड़ी जो क्रांतियाँ हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्रांति आपको देखने को मिलेगी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध था आपका खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने से, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध था दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास से, इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति का संबंध आपका है मछली पालन से। इसके बाद पीली क्रांति का संबंध आपका है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने से। गुलाबी क्रांति का संबंध आपका है मांस उत्पादन को बढ़ावा देने से। भूरी क्रांति का संबंध आपका है ऊन, चमड़ा अथवा उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से। इसके बाद बादामी क्रांति का संबंध आपका है मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से, इंपॉर्टेंट है। लाल क्रांति का संबंध आपका है किससे, टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, इनको कम से कम आप एक जगह लिख लीजिएगा, एक जगह इनके नोट्स बना लीजिएगा। ये ऐसे टॉपिक मैं दोस्तों आज आपको पढ़ा रहा हूँ कृषि का, जहां से प्रत्येक वर्ष ये मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जहां से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं।
इसके बाद स्वर्णिम क्रांति का संबंध आपका है हॉर्टिकल्चर से, जैसे सब्जी, फल और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने से। गोल्ड क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध आपका किससे है, तो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित आपकी है रजत क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध आपका है कृषि के संपूर्ण विकास, यानी कि कृषि के टोटल विकास के लिए जो क्रांति चलाई गई तो उसका नाम था संपूर्ण क्रांति। इसके बाद दूसरी हरित क्रांति का संबंध किससे था, तो कृषि के समावेशी विकास से संबंधित है आपकी सेकेंड जो आपकी हरित क्रांति थी। सभी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं जो आपकी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है कृषि से जुड़े जो विभिन्न संस्थान जो भारत में अवस्थित हैं। इस टॉपिक से भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे आपको मिलेगा, तो नई दिल्ली में मिलेगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अनुसंधान संस्थान, दोनों की लोकेशन ये आपको दिल्ली में मिलेगी। इसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। केंद्रीय शुष्क बागानी संस्थान, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीकानेर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा केरल के कासरगोड में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिमला में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कानपुर में, इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का ये है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में। इसमें से जो भी संस्थान आपके यूपी में रिलेटेड हैं, यूपी में स्थित हैं, उनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। जैसे ये दो लखनऊ वाले हैं, यहाँ पे कौन कौन से, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति संस्थान, ये यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद वाराणसी वाला आप याद कर लीजिएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। और इसके बाद आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर वाले। तो ये सभी इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के भी संस्थान हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लेखपाल की परीक्षा में, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और संस्थान भी हैं, जैसे आपका चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, इंपॉर्टेंट है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आपको मिलेगा फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन आपको मिलेगा जोधपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के फरीदाबाद में आपको मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको मिलेगा गुजरात के आनंद में। और लास्ट आपका है अगेन यूपी स्पेशल का कानपुर में है, कौन सा, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। तो ये सभी संस्थान आपको याद रखने जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। आगे क्या है, आगे अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देश का पहला जो आपका कृषि विश्वविद्यालय था, यानी कि एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी थी पूरे देश की हमारी पहली, वो थी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, और इसको खोला गया था उत्तराखंड के पंतनगर में 1960 में, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी MS रंधावा के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूरे भारत को, यानी कि पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, जबकि देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या जो है 20 है, यानी कि पूरे देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 हैं और पूरे भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है 15 हैं, तो इनकी संख्या के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 2016 में खेतों तक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु पूसा कृषि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था 2016 में, किसके द्वारा, तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसके बाद मेरा गांव मेरा गौरव ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा शुरू किया गया था। इसका कार्य क्या था, तो किसानों को खेतों से संबंधित वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो घोषणा होती है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में, इंपॉर्टेंट है कि वर्ष में दो बार जो है आपकी MSP की घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, तो वर्ष में 2 बार, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आपकी जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है उसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं FSSAI, 2006 अधिनियम जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि FSSAI का जो अधिनियम है 2006 का, इसको आपको याद रखना है। और सांविधिक यह निकाय है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है आपका FSSAI, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत सरकार का लक्ष्य था 2022 तक और किसानों की आय को दुगना करने का। अब 2022 आ भी गया है, जिसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद श्वेत क्रांति को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, 1970 में जो आपका ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने आज कवर कर लिया, जो कि आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। अगला जो इसका तीसरा वीडियो, उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृषि के जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसका जो पार्ट 3 है, उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कृषि के उन एरियाज को कवर करेंगे जहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यह हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 कृषि का और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ आप उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा। उन 1 और 2 पार्ट में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया हुआ है, जो कि आपके कृषि के बन सकते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज आपकी एग्रीकल्चर की हम चला रहे हैं, ये आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्रीकल्चर के बन सकते हैं और जहां से जिस टॉपिक से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज हम कुछ और बेहतरीन टॉपिक को कवर करेंगे एग्रीकल्चर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में जो सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको देखेंगे। किस मतलब सिंचाई के कौन कौन से प्रकार हैं और जो भारत में प्रचलित है, उनको ये देख लेते हैं। तो पहला आपके सामने है बृहद सिंचाई योजना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा आपका मध्यम सिंचाई योजना और तीसरा आपका है लघु सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की भूमियाँ आती हैं, इनको देख लेते हैं। आइए, तो आपका जो बृहद सिंचाई योजना है, और इस योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि भूमि के लिए जो सिंचाई की योजना है वो बनाई जाती है। यानी कि आपकी जो बृहद सिंचाई योजना होती है, उसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक जो कृषि सिंचित भूमि होती है, उनके लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो ये एरिया आपको याद रखना है कि बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की कृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है, तथा इसमें बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है आपका बृहद सिंचाई योजना में। इसके बाद अगला आपका है मध्यम सिंचाई योजना। तो आपकी जो मध्यम सिंचाई योजना होती है, इसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि को जो है सम्मिलित किया जाता है, तथा मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत छोटी नहरों को रखा जाता है। यानी कि छोटी नहरों को जो है आपका मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा जाता है, तथा इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आपकी होती है अगली लघु सिंचाई योजना। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित भूमि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 या 10,000 से अधिक जो कृषि की भूमि होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। उसके अलावा मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत आपका 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक के बीच की जो सिंचित भूमि होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद आपका लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य सिंचित भूमि को सम्मिलित किया जाता है, तथा इसके अंतर्गत आपकी जो लघु सिंचाई योजना है, इसके अंतर्गत कुओं, नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि के माध्यम से जो है सिंचाई की जाती है। इनको जो है आपका लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये बेहतरीन टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इत्मीनान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला है आपका भारत में जो कृषि सिंचाई के साधन है
उनको ये देख लेते हैं किन किन साधनों से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कुओं एवं नलकूपों द्वारा। तो कुओं एवं नलकूपों के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है वो सिंचाई देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट पहला आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वह किसके माध्यम से की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई आपकी नलकूपों के माध्यम से की जाती है। तो बेहतरीन है फैक्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर आपका कुओं एवं नलकूपों की द्वारा सिंचाई की जाती है कौन कौन से हैं। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां पे कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और इसमें से आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक संख्या में सिंचाई की जाती है। इसके बाद ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो है नहरों के द्वारा। तो नहरों के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, ये सभी इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहाँ पे नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके बाद तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो आपकी है वो तमिलनाडु में की जाती है। फैक्ट आप याद देखिएगा, तालाबों के द्वारा जो सिंचाई है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ पर, तो तमिलनाडु राज्य में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां पर तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तथा यहाँ पे जो कुल सिंचित क्षेत्र हैं और उनका परसेंटेज जो मैंने लिखा हुआ है, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से होती है, लगभग 61.58%। इसके अलावा नहरों के माध्यम से आपका 24.54%। इसके अलावा तालाबों के माध्यम से 2.97% और इसके बाद जो अन्य साधन है उनके माध्यम से 10.91%, मतलब कुल सिंचित क्षेत्र हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, और सिंचाई के आइए देख लेते हैं प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से आपका पहला है ड्रिप सिंचाई। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी रहता है आपका ड्रिप सिंचाई। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो आपकी जो ड्रिप सिंचाई पद्धति होती है, सिस्टम होता है, और इसके अंतर्गत जो है ये सभी आपकी क्या हैं, तो ये सभी आपकी सिंचाई की आधुनिक यानी कि लेटेस्ट और मॉडर्न विधियाँ हैं। तो इनमें सबसे पहला आपका ड्रिप सिंचाई है। इसके अंतर्गत जो है पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, इसीलिए इसे जो है टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपकी जो ड्रिप इरिगेशन होता है इसके अंतर्गत पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, जिस कारण से इसको टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा इस विधि के तहत जो है फसलों को पानी धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत जो पानी की बर्बादी होती है वह बहुत ही कम होती है और तथा पानी का जो है अधिकतम उपयोग हो पाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा आपकी जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है और इसकी जो खोज है इजराइल देश से मानी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ड्रिप सिंचाई पद्धति की खोज कहाँ से मानी जाती है, तो इजराइल से मानी जाती है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सिंचाई की विधि है कौन सी, फव्वारा सिंचाई यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसके माध्यम से बौछार, इसको हम जो है बौछारी सिंचाई भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आपका लग रहा है, फव्वारा के माध्यम से जो है सिंचाई इसमें की जाती है। तो इसमें सिंचाई जो होती है सिंचाई जल को पंप करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है। इसमें दबाव पद्धति द्वारा फुहारों या वर्षा की बूंदों के समान जल सीधे फसल पर छिड़का जाता है। यानी कि फव्वारा, जैसे फव्वारा में जैसे जल नहीं आता है उसी प्रकार से जल निकालकर जो है आपकी सिंचाई की जाती है पौधों की। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली विधि कौन सी है, सतही सिंचाई विधि। और भारत में अधिकतर जो कृषि योग्य क्षेत्र होते हैं वो सतही सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुख आपके कौन कौन से हैं, जैसे नहरें हो गई, नहरें, नलकूप हो गया, तालाब हो गए, कुआं, ये सभी आप जो हैं सतही सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इनके अंतर्गत जो क्या होता है, जो आपकी नहरें होती हैं, नहरों, नलकूपों, तालाबों, कुओं द्वारा खेत में जल का वितरण किया जाता है तथा एक किनारे से
खेत में जल को फैलाया जाता है। तो अब मैंने कि जो इम्पोर्टेंट इस समय जो सिंचाई है भारत में वो है देखने को मिलती है सतही सिंचाई, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद रेनगन तकनीक में क्या होता है, इस तकनीक के द्वारा 20 से लेकर 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है। इसमें जो है पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। जो आपकी रेनगन तकनीक होती है, इस रेनगन तकनीक में कम पानी से जो है अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंचाई के अन्य माध्यमों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय में एवं कम पानी में खेत की सिंचाई संभव होती है। इस विधि को हम कहते हैं रेनगन विधि। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तकनीक के द्वारा जो है लगभग 20 से लेके 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो है कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। यहाँ पे क म होगा, क म। इसके बाद अगली विधि आपकी है फर्टिगेशन। इंपॉर्टेंट है, इसकी भी शुरुआत जो है इजराइल से मानी आती है। तथा इसमें क्या होता है, फर्टिगेशन जो आपकी सिंचाई की विधि होती है, इस विधि में जल के साथ जो भी आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो भी आपके उर्वरक होते हैं, उनको मिलाकर सिंचाई को संपन्न किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी जो फर्टिगेशन की विधि होती है, इसमें जल के साथ साथ जो भी उर्वरक होते हैं फसलों के, उनको मिलाकर सिंचाई की जाती है। इस विधि को हम कहते हैं फर्टिगेशन विधि। तथा इस विधि की जो खोज है वह इजराइल से मानी जाती है। तो ये आपकी कुछ विधियां थी, आधुनिक विधियां, जो आपकी किससे रिलेटेड थी, तो आपकी जो रिलेटेड थी किससे, तो फसलों की सिंचाई से रिलेटेड थी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज 3 था एग्रीकल्चर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल से MCQs को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं कृषि के, उनके जो भी महत्वपूर्ण MCQs बन सकते हैं उनको हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए और कृषि को हम पढ़ रहे थे, यानी कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते थे उनको हमने लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इन 3 वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा। इन 3 वीडियोज़ में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कृषि के जो टॉपिक बन सकते हैं, जहां से लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनको हमने कंप्लीट कराया हुआ है। तथा आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कृषि के इम्पॉर्टेंट MCQs को। यानी कि अभी तक हमने जिन जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है एग्रीकल्चर के, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही जो MCQs बन सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह MCQs की सीरीज आपके लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सितंबर से अक्टूबर के महीने में काटी जाती है, यानी कि इसमें से किस फसल की कटाई जो है सितंबर से लेके अक्टूबर महीने के मध्य की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। तो इसमें से कौन सी फसल है, तो इसमें से आपकी जो खरीफ की फसलें होती हैं, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें आपकी जो खरीफ की फसलें होती हैं उनकी जो कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर महीने में होती है। तथा इनकी बुआई कब होती है, तो जून से जुलाई, यानी कि आपकी जो खरीफ की फसलें होती हैं जून से लेके जुलाई महीने तक बोई जाती हैं, और इनकी जो कटाई होती है वो सितंबर से लेके अक्टूबर महीने में हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो फसल है वह अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने में बोई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से आपकी जो रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसलों की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने में होती है। वहीं इन फसलों की जो कटाई होती है वो अप्रैल से लेकर मई के महीने में होती है। तो बुआई और कटाई दोनों आपको याद रखना है, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपकी जो रबी की फसलें होती हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में बोई जाती हैं, और इनकी कटाई होती है लगभग गर्मी का मौसम जब आ जाता है, अप्रैल से लेकर मई वाला जो महीना होता है उसके मध्य जो आपकी रबी की फसलें काट ली जाती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं, यानी कि खरीफ की फसल के अंतर्गत इसमें से कौन सी फसल नहीं आती है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से इसमें से आपकी जो खरीफ की फसल है वो कौन सी नहीं है,
तो इसमें से आपकी खरीफ की फसल नहीं है सरसों, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरसों है यह खरीफ की फसल नहीं होती है, बल्कि ये आपकी कौन सी फसल होती है, तो सरसों आपकी रबी की फसल होती है। बाकी तीनों जो फसलें आपकी दी गई हैं, ज्वार, बाजरा, मूंग, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मूंग के अलावा धान हो गया, इसके अलावा मूंगफली हो गई, तम्बाकू, अरहर, तिल, उड़द, लोबिया, धान। धान आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फसल है इसकी खरीफ की। तो धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, तिल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तम्बाकू, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो इन फसलों के बारे में भी आपको याद रखना है। दिए गए ऑप्शंस में से सरसों जो है आपकी यह खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि ये रबी की फसल है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनकी बुआई और कटाई कौन कौन से महीने में की जाती है। ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं कारण से इन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें से गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर, यानी कि ये तीनों जो फसलें दी गई हैं आपको, आपकी ये रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा चना भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा चना हो गया, इसके बाद आपका सरसों हो गया, सरसों के बाद आपका आलू हो गई, आलू के अलावा आपकी मटर हो गई, मसूर हो गया, आलू के बाद आपका मसूर हो गया, मसूर के बाद अलसी, राई, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी रबी की फसलें हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की प्राचीन विधि है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से कृषि की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है आपकी जो स्थानांतरित कृषि होती है वो, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका भी एक देख लीजिएगा। अब भारत में कौन कौन सी कृषि की विधियों का प्रचलन है उनको मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोज आप देख लीजिएगा। तो आपकी जो स्थानांतरित कृषि होती है और यह सबसे प्राचीन विधि कृषि की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, तथा भारत में बहुत सारी जगहों पर जो है स्थानांतरित कृषि की जाती हैं, तथा उन जगहों पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है आपके स्थानांतरित कृषि के। तो उसको भी मैंने अपने डिटेल वीडियो में बताया हुआ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा कि किस स्थानांतरित कृषि को किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, और निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि का अवयव है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जैविक कृषि का अवयव कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें से आपका जैविक कृषि का अवयव कौन सा है, तो हरी खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसके अलावा पशु अपशिष्ट, ये सभी आपके जैविक कृषि के अवयव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूरा वीडियो मैंने पिक्चर पर अपलोड किया हुआ है। ये सभी आपके जैविक कृषि के अवयव हैं। हरे पत्ते की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, जैविक खाद, पशुपालन, जैविक प्रबंधन और फसलों का चक्रीकरण। यानी कि जैविक कृषि आपकी होती क्या है, बिना केमिकल के यूज के, बिना रसायन के प्रयोग के जो भी कृषि की जाती है उसको हम जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। तथा जैविक कृषि के अवयव क्या क्या होते हैं, इनमें खाद के रूप में जो हरे पत्तों का इस्तेमाल होता है, वर्मी कंपोस्ट इसके अंतर्गत आते हैं, जैव उर्वरक हो गए, इसके अलावा आपके जैविक खाद हो गई, इसके अलावा पशुपालन, जैविक प्रबंधन, ये सभी आपके क्या हैं, तो जैविक कृषि के इम्पॉर्टेंट अवयव हैं। और तो इनके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है वो है, बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो बृहद स्तर पर यानी कि लार्ज स्केल पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था क्यूबा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्यूबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड लेवल पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो जैविक कृषि का जनक है किसे कहते हैं, तो अल्बर्ट हावर्ड को। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, अल्बर्ट हावर्ड को। अल्बर्ट हावर्ड को जो है विश्व स्तर पर जैविक कृषि का जनक कहा जाता है, तथा बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश था क्यूबा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था।
दोस्तों आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का पहला जो जैविक राज्य था वह बना था सिक्किम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2016 में सिक्किम राज्य को जो है देश का पूर्ण जैविक कृषि राज्य घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही। आप इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल यानी कि सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आपका जो सीवीड पार्क है, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क है, इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपका जो 2021-22 का बजट था उसमें इसका जिक्र किया गया था, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस किसी कृषि पद्धति के अंतर्गत किसानों के द्वारा पौधों को उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है? यानी कि आपको उस कृषि विधि का नाम बताना है जिसमें पौधों को उगाने के साथ साथ जो किसान होता है वह मत्स्य पालन भी करता है। तो कृषि की इस पद्धति को हम कहते हैं एक्वापोनिक कृषि, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत किसानों के द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन भी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि करते हैं। इसमें क्या होता है, मछलियों जो होती है, मछलियों के जो भी अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्ट के कारण टैंक का जो पानी होता है वो पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, जिस कारण जो पौधे होते हैं उनको भी पोषण मिलने लगता है। तथा इस कृषि की पद्धति को हम कहते हैं एक्वापोनिक कृषि। इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिंपल सी यह कृषि होती है। इसमें किया क्या जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक टैंक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है और इस टैंक में जो है आपका क्या होता है, मछलियों को छोड़ दिया जाता है तथा इसके ऊपर जो आपका पौधा लगा दिया जाता है पौधे। तो इसमें जो मछलियाँ होती हैं वे अपना अपशिष्ट छोड़ती हैं तथा इन्हीं अपशिष्ट के कारण जो आपका जल होता है वो क्या हो जाता है, वह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है तथा यही जो आपके पोषक तत्व होते हैं इन्हीं से जो है पौधों को भी पोषण मिलता है, जिसके कारण जो है पौधे भी वृद्धि करने लगते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं कृषि की क्या, इस विधि को कहा जाता है एक्वापोनिक कृषि, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रक फार्मिंग का अधिकांशतः प्रयोग किस देश में किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका जो ट्रक फार्मिंग है इसका जो अधिकांशतः प्रयोग है देखने को मिलता है अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए आप यहाँ पे बिल्कुल सही याद कर लीजिएगा। और यह सब्जियों, फलों और फूलों की खेती करने का एक नवीन तरीका है जो विशेषकर जो है आपका कहाँ देखने को मिलेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तथा इस फार्मिंग में क्या होता है, इस फार्मिंग में विशेष प्रकार के ट्रकों का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खैरा जो है निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? तो खैरा किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो खैरा होता है यह आपका लगता है धान की फसल में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह किस कारण से होता है खैरा रोग? तो धान में जो है जस्ते की कमी से। किसकी कमी से? तो धान में जस्ते की कमी से जो है आपका खैरा नामक रोग होता है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जस्ते की कमी से खैरा नामक रोग होता है आपका धान में। इसके अलावा पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, ये भी बीमारी आपको देखने को मिलेगी धान की फसल में। इसके अलावा शीत झुलसा, ये भी रोग आपको देखने को मिलेगा धान की फसल में। तो ये रोग भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन निम्न में से किस फसल में मिलता है? तो आई होप इसका आंसर सभी दे देंगे। गेहूं में जो है आपका ग्लूटेन नामक प्रोटीन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और निम्नलिखित में से किस फसल को जो है सफेद सोना कहा जाता है? आई होप इसका भी जवाब सभी लोग दे देंगे, व्हाइट गोल्ड, यानी कि सफेद सोना हम कहते हैं कपास की फसल को, कॉटन की फसल को। यह एक देशज पौधा हमारा है, यह जो है एक देशज पौधा है कपास, जिसके बारे में आपको याद रखना है। ऋग्वेद में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है, जिसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत विश्व का एकमात्र पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा कपास की जो फसल होती है इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है?
तो काली मिट्टी, ये फैक्ट भी आप याद रखिए। कपास की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है भारत में वो है काली मिट्टी है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा इसको हम व्हाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो भारत में गन्ने के प्रजनन का जो कार्य है कहाँ पर किया जाता है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहाँ? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है डेफिनेटली सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर के सेक्शन में। तथा आपकी जो गन्ना है यह नगदी फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के अंतर्गत? तो कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसलों के अंतर्गत जो आपका गन्ना आता है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत में किस फसल को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी कि इसको हम अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किस फसल को? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का स्वर्णिम तंतु यानी कि गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? तो जूट की फसल को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट की फसल को भारत में गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा जूट का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला फैक्ट आपके सामने है एमसीक्यूज। आपको बताना है कि भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक राष्ट्र है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत जो है निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक राष्ट्र है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि भारत में कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? तो भारत में कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको बेंगलुरु में। कहां? तो बेंगलुरु में आपको मिलेगा भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय। वहीं भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो अगर चाय बोर्ड अगर यहाँ पे पूछ लिया होता तो आपका राइट आंसर हो जाता है चाय बोर्ड का मुख्यालय यानी कि भारतीय चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। कहाँ? तो कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय भारत में, और भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, चाय जो है यह किस देश का पौधा है? तो यह चीनी मूल का पौधा। कहाँ? तो चीन का यह पौधा माना जाता है चाय, इसे भी आप याद रखिएगा, यह चीनी मूल का पौधा है चाय। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी जो मैं एमसीक्यू आज करा रहा हूँ ना, तो ये सभी इसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं मैंने उनको पहले ही कवर कर दिया है, यानी कि ये सभी फैक्ट मैंने पहले ही आपको डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने पिछला हमारा 1, 2 और 3 यानी कि कृषि के जो भी हमने 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने उनको देखा होगा तो आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार उनको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को हम कहते हैं छोटी जोत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटी जोत उसको कहा जाता है जिस जोत का आकार 1 से लेके 2 हेक्टेयर के मध्य होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद सीमांत जोत हम किसको कहते हैं? सीमांत जोत में क्या होता है? तो सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को रखा जाता है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को हम सीमांत जोत कहते हैं, तथा 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को हम छोटी जोत कहते हैं। वही मध्यम जोत हम किसको कहते हैं? तो मध्यम जोत में आती है आपकी 2 से लेके 4 हेक्टेयर। कितनी? तो 2 से लेके 4 हेक्टेयर तक की भूमि वाली जोत को हम मध्यम जोत कहते हैं। इसके बाद आपका सॉरी यहाँ पे मध्यम जोत है ना, तो ये मैंने अर्ध मध्यम बता दिया आपको। ये अर्ध मध्यम जो आपका होता है, अर्ध मध्यम में आपका 2 से लेके 4 हेक्टेयर के मध्य की भूमि आती है। और उसके बाद अगर हम मध्यम की बात करें तो मध्यम में आपका आता है 4 से लेके 8 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि, यानी कि कृषि भूमि जो जोत वाली होती है 4 से लेके आपकी यहाँ पे 4 से लेके 10 होगा, 4 से लेके 10 हेक्टेयर तक की भूमि को हम मध्यम जोत कहते हैं। वहीं आपका 10 हेक्टेयर से अधिक वाली जो भूमि वाली जोत होती है उसको हम
बड़ी जोत के नाम से जानते हैं? तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी जोत, यानी कि छोटी जोत का आकार क्या होता है? 1 से लेके 2 हेक्टेयर के मध्य। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के किसानों की संख्या है भारत में? तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा जो है सीमांत जोत वाले किसान देखने को मिलते हैं। सीमांत जोत में मैंने आपको क्या बताया था, इनको हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। इनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम की कृषि जोत वाली भूमि होती है। तो इस प्रकार के किसानों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी कि इनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत होती है। जिसे आप याद रखिएगा, इनकी संख्या भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, करनाल बंट रोग किस फसल का रोग है? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करनाल बंट जो है किस फसल का रोग है? तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह गेहूं की फसल का रोग है करनाल बंट। इसके अलावा और कौन कौन सा रोग होता है जो गेहूं की फसल से रिलेटेड है? तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा गेरुई या रतुआ रोग हो गया, इसके अलावा सेहू रोग हो गया, इसके अलावा रस्ट हो गया। ये सभी आपके क्या हैं? तो गेहूं की फसल के ही रोग हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। गोल्डन राइस किसका एक प्रचुर स्रोत है? तो गोल्डन राइस जो है आपका विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारत में 2 प्रकार के जोन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं। एक आपका होता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और एक आपका होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स पूछा हुआ है, यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या पे पूछी गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भारत में 20 हैं, टोटल 20 हैं। वहीं भारत में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है? तो 15 है। तो दोनों आपको याद रखना, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइमेटिक पूछे तो आपका हो जाएगा 15, अगर इकोलॉजिकल पूछे जोन्स तो आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इसमें आपसे पूछी गई है, कौन सी है? तो इसमें से आपकी वर्ष भर बोई जाने वाली फसल होती है मक्का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मक्का के बारे में आप याद रखिएगा, मक्का जो है इसको हम जो है वर्ष भर बोई जाने वाली फसलों की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपकी जो मक्का की फसल होती है खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में उगाई जा सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो मक्का है यह अमेरिकी मूल का पौधा, किस मूल का? तो यह अमेरिकी मूल का पौधा है तथा भारत में से पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मक्का जो आपका है यह अमेरिकी मूल का पौधा है तथा भारत में इसे कौन लाया था? तो भारत में से पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन भारत में कब किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो गठन है किया गया था वर्ष 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि विपणन का कार्य करने वाली मुख्य संस्था कौन सी, यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो नाफेड आप याद कर लीजिएगा। भारत में कृषि विपणन का कार्य बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, जिनमें से आपका एक प्रमुख है कौन सा? नाफेड, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाफेड इसमें से प्रमुख है। इसके अलावा ट्राइफेड के द्वारा भी जो आपका कृषि विपणन का कार्य किया जाता है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे नाफेड की। तो नाफेड के बारे में यहाँ पे आप देखना है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में और डॉक्टर विजेंद्र सिंह इसके चेयरमैन है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो बस इतनी जानकारी आपको याद रखनी है तथा यह कृषि विपणन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें नाफेड और ट्राइफेड दोनों आ जाएगा। नाफेड भी आपका कृषि विपणन संबंधित संस्था है, इसके अलावा ट्राइफेड भी है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत यहाँ पे आपसे पूछी गई है, कब की गई थी? तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस योजना को मंजूरी मिल गई थी 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को जो है इस योजना को मंजूरी मिल गई थी, परंतु इस योजना को लागू किया गया था खरीफ फसल के मौसम के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से जो है इसको जो है लागू कर दिया गया था खरीफ फसल की मौसम के दौरान। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह आपका आता है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो आपका इसके अंतर्गत आता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, जनवरी 8 को। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है और इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी बीकानेर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बीकानेर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? ये सभी जो इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ ना, तो इनके बारे में मैंने पूरे डिटेल में, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट कृषि के संस्थान हैं और भारत में, उनको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। जो मैंने 3 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं उनमें मैंने इन सभी संस्थानों के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन 3 वीडियोज को आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की, तो यह आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हरियाणा के करनाल में। तो अगला प्रश्न आपके सामने, माही सुगंधा किस प्रकार मतलब किस फसल की प्रजाति का नाम है? माही सुगंधा आपसे पूछा जा रहा है कि माही सुगंधा जो है किस फसल की एक प्रजाति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो माही सुगंधा किसकी एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, माही सुगंधा जो है आपकी चावल की एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो यहाँ पे धान हो जाएगा, धान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माही सुगंधा के अलावा आप याद कर लीजिएगा जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा सुगंध 5 हो गया, और माही सुगंधा, बाला, रत्ना, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी क्या है? तो चावल यानी कि धान के प्रजातियां हैं, जिसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। राज 3037 किसकी एक प्रजाति है? तो राज 3077 के अलावा आप याद कर लीजिएगा कल्याण सोना हो गया, कल्याण सोना हो गया। इसके अलावा आपका हो गया सोनालिका, कल्याण सोना, सोनालिका। इसके बाद आपका अर्जुन। ये सभी इंपॉर्टेंट किसकी प्रजातियां हैं? तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी गेहूं की प्रजातियां हैं, सोनालिका, कल्याण सोना, अर्जुन और राज 3077। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, गेहूं की ये सभी इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर कर लिया है, और जो आपके एग्रीकल्चर के बन सकते थे, इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एग्रीकल्चर के हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तथा बाकी के जो और आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर के अभी तक हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर अपलोड किए हैं, उनका जो सेपरेट प्लेलिस्ट है मैंने उसको बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप सिंपली जाकर जितने भी मैंने अभी तक वीडियोज अपलोड किए हुए हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने एग्रीकल्चर के कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके अलावा हम एमसीक्यूज को पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें हमने एमसीक्यूज का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तथा आज हम पार्ट 2 को भी डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपक फसल का एग्जाम्पल, यानी कि इसमें से कौन सी आपकी उद्दीपक फसल है? तो उद्दीपक फसलों से आशय क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है जिन फसलों के उपयोग से उत्तेजना मिलती है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जिन फसलों के उपयोग से उत्तेजना मिलती है उन्हें हम उद्दीपक फसल कहते हैं। जैसे चाय हो गया, तंबाकू हो गया, पोस्ता हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सभी आपकी उद्दीपक फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका चाय जो है
राइट आंसर हो जाएगा। चाय के अलावा तम्बाकू भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, तम्बाकू भी आ जाएगा। तम्बाकू के अलावा आपका कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी के अलावा आपके पोस्ता जो होते हैं, पोस्ता के खेत जो होते हैं यानी जिनका अफीम और जिनसे बनता है, और ये भी आपके उद्दीपक फसल के ही अंतर्गत आते हैं, जिसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वहीं गेहूं आपका खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। इसके बाद मक्का आपका किस फसल के अंतर्गत आता है, तो मिलेट्स, मिलेट्स के अंतर्गत आपका मक्का आता है। और आपका अरहर जो है आपकी दलहनी फसल होती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आपको बताना है कि मक्का, गेहूं, देर से गन्ना, पेड़ी, गेहूं फसल चक्र किस प्रकार का है, 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है या 4 वर्ष का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मक्का, गेहूं, देर से गन्ना, पेड़ी, गेहूं फसल चक्र जो है आपका 3 वर्ष का है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यह जो आपका फसल चक्र है यह आपका 3 वर्ष का फसल चक्र है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका जो फसल चक्र होता है, एक आपका फसल चक्र होता है 1 वर्ष का होता है, एक आपका 2 वर्ष का होता है, एक आपका 3 वर्ष का होता है। तो 1 वर्ष का जो आपका फसल चक्र होता है, यानी कि 1 वर्षीय जो आपका फसल चक्र होता है, उसमें होता है आपका धान, गेहूं, मूंग होता है। इसके अलावा द्विवर्षीय फसल चक्र में आपका होता है कपास, मटर, परती, गेहूं, ये सभी आपके द्विवर्षीय फसल चक्र हैं। और इसके अलावा आपका 3 वर्षीय जो फसल चक्र होता है उसमें हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी आते हैं, जिसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रिले क्रॉपिंग के लिए संतुष्ट फसल चक्र इसमें से कौन सा, यानी कि इसमें से किस फसल चक्र को रिले क्रॉपिंग के लिए मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आइए जान लेते हैं कि रिले क्रॉपिंग होती क्या है। तो रिले क्रॉपिंग जो है दोस्तों, यह फसल उगाने का एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है, जिसमें आगे बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनको पूर्व में खड़ी फसलों में ही बो दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई खड़ी फसल, मान लीजिए धान की कोई फसल है, अभी बोई गई है, और इसके बाद जैसे धान की फसल काटी जाए कोई अन्य फसल बोई जाएगी, तो आगे जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं उनको जो है जो पूर्व में, यानी कि जो पहले बोई गई फसल उसी के बाद उसी में ही बो दिया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। यानी कि धान की फसल को काटने से पहले ही उसमें कोई अगर अन्य फसल बो दी जाएगी तो उसी को हम कहते हैं क्या, तो उसी को हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। जैसे धान की जो फसल होती है इसको काटने से पूर्व कई बार इसमें बरसीम बो दिया जाता है, तो इसी को हम रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं। तो सिंपल से इसकी मीनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि आगे जो भी बोई जाने वाली फसलें होती हैं उन फसलों को पूर्ववर्ती खड़ी फसलों में ही बो दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, धान की फसल जो बोई गई होती है उसको काटने से पूर्व ही इसमें जो है बरसीम बो दिया जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो यह जो है इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होता है यह बहुफसली कार्यक्रम का यह एग्जाम्पल है। तो इसमें रिले क्रॉपिंग के लिए किस फसल चक्र को मंजूरी दी गई है, तो इसमें जो है हमारा जो IARI है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IARI के द्वारा इसमें से आपका क्या है, तो इसमें से आपका मक्का, तूरिया, गेहूं, मूंग, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला जो है इसको रिले क्रॉपिंग के लिए मंजूरी दी गई है IARI के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस फसल चक्र में जो है जो आपका किसान होते हैं, जो हमारे कृषक होते हैं, उनको खाद्यान्न के साथ साथ दाल व तेल की जो आवश्यकता होती है वो साथ में ही पूरी हो जाती है। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें से मक्का, तूरिया, गेहूं, मूंग, ये जो है आपका क्या है, तो यह आपका फसल चक्र का एग्जाम्पल है रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत। और आपको बताना है कि जो पहली कृषि संगणना यह कब की गई थी, तो पहली कृषि संगणना यह की गई थी आपका 1970 से लेकर 71 के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970 से लेकर 71 के मध्य जो है पहली कृषि संगणना की गई थी। तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत में कृषि जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसान चैनल की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो किसान चैनल की जो शुरुआत है यह कब की गई थी, तो यह की गई थी 26 मई 2015 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 मई एग्जैक्ट डेट है, वर्ष आपका है 2015। तो 26 मई 2015 को आपकी किसान चैनल की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें से आपको बताना है कि कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका नगदी फसल का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो क्या है, इसमें से आपका हो जाएगा कपास। ऑप्शन जो आपका बी इसमें से है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका कपास है यह नगदी फसल का एग्जाम्पल है। कपास के अलावा आपका क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, आलू हो गया। इसके बाद आपका गन्ना हो गया, आलू गन्ना हो गया। इसके बाद आपका तम्बाकू हो गया। तो ये 4 फसलें होती हैं और 4 फसलों के अलावा भी और भी फसलें होती हैं। फिलहाल आप 4 ही याद रखिए, कपास, आलू, गन्ना, तम्बाकू, ये सभी आपके कैश क्रॉप्स यानी कि नगदी फसलों के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो है पंतनगर में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी सन 1965 को की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को FCI यानी कि आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर या उससे अधिक की कृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने मेरा डिटेल्ड वीडियो देखा होगा जो मैंने कृषि के इंपॉर्टेंट टॉपिक का बनाया हुआ है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो जो भारत में कृषि सिंचाई की योजनाएं होती हैं ये 3 स्तर पर बनाई जाती हैं। एक स्तर आपका होता है बृहद वाला होता है, बृहद आपका सिंचाई योजना। दूसरा आपका होता है मध्यम सिंचाई योजना, दूसरी आपकी मध्यम सिंचाई योजना होती है, और तीसरी आपकी होती है लघु सिंचाई योजना। तो इन तीनों के अंतर्गत जो है भारत में सिंचाई के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो बृहद सिंचाई योजना में क्या होता है, तो बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक, कितना, तो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक की जो है कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई की योजना बनाई जाती है। तो दिए गए प्रश्न में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 या उससे अधिक जो आपकी कृषि सिंचित भूमि होती है उसके लिए सिंचाई की योजना बनाई जाती है। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं आपकी जो मध्यम सिंचाई योजना होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो मध्यम में आपका हो जाएगा 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के मध्य। इसके बाद आपका जो आपका होता है लघु सिंचाई योजना। तो लघु सिंचाई योजना में आपका होता है 2,000 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य सिंचित भूमि और सिंचित क्षेत्रों के लिए जो है आपकी योजना बनाई जाती है। तो 2,000 से कम के लिए आपका हो जाएगा लघु में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल वर्ष 2015 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2015 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किससे भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है वह कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। लगभग भारत में जो एरिया है सिंचाई का उसका 61.58% और यह जो सिंचाई है इतनी लगभग आपकी कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, नलकूपों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचाई है भारत के किस राज्य में होती है, तो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है।
ये पैराग्राफ इसको आप देख लीजिएगा एक बार टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस टेबल में सिंचाई के जो भी साधन भारत में मौजूद हैं और उनको एक तरफ सम्मिलित किया गया है और उनके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र भारत में कितने उनको बताया गया है और इसके बाद प्रमुख राज्य उनसे संबंधित कौन कौन से उनको मैंने यहाँ पे एक ही टेबल में अरेंज किया हुआ है। तो इसका आप सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुओं एवं नलकूपों के द्वारा भारत में सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा नलकूपों से जो सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई होती है वो होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद नहरों के द्वारा आपका 24.5% जो भारत में सिंचाई का एरिया है वो कवर किया जाता है। इसके बाद तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई आपका होता है तमिलनाडु राज्य में। कितना एरिया तालाब टोटल कवर करते हैं पूरे भारत में सिंचाई का, तो 2.97%। और उसके बाद अन्य जो साधन आते हैं उनके माध्यम से भारत में लगभग जो सिंचित क्षेत्र है 10.91% का वो कवर किया जाता है। तो ये पैराग्राफ आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है? तो भारत में तालाबों के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही जगह, तमिलनाडु राज्य में तालाबों के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ड्रिप इरिगेशन के संबंध में। तो ये कथनों को पढ़ लेते हैं। इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, बिल्कुल सही पहला कथन आपका है। और ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि जो आपके पानी होता है, पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। तो पहला कथन आपका सही हो गया यहाँ पे। दूसरा कथन क्या है, इस विधि के तहत फसल को पानी धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता है। दूसरा कथन भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या है, ड्रिप इरिगेशन पद्धति की जो शुरुआत है यह इजराइल से मानी जाती है। तो तीसरा कथन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि उपयुक्त जो आपके तीनों कथन है ड्रिप इरिगेशन के संबंध में, ड्रिप सिंचाई पद्धति के संबंध में, तीनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है, वाटर मैनेजमेंट से है। तो आपको बताना है कि हरियाली योजना को कब शुरू किया गया था। तो हरियाली योजना को कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2003 में आपकी हरियाली योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वर्ष 2003 में। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति के अंतर्गत जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपकी कौन सी पद्धति है जिसमें आपका जो उर्वरक होता है उसको जल के साथ मिलाकर सिंचाई की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा फर्टिगेशन। आपकी जो सिंचाई की एक विधि है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में क्या होता है कि फर्टिगेशन में जल के साथ जल और उर्वरकों को एक साथ मिलाकर ही जो है आपका सिंचाई की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस सिंचाई की आधुनिक विधि की खोज जो है इजराइल से ही मानी जाती है। तो अगेन फर्टिगेशन जो विधि है सिंचाई की, इसकी भी खोज इजराइल में ही हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है अटल आपके जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुउद्देशीय जो भी आपकी परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी उसका नाम था दामोदर। तो दामोदर घाटी जो परियोजना थी यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना। तो दोस्तों इस तरह से यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज के सेशन का, आज के MCQs की सीरीज का। इसका पार्ट 3 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।